We are starting chapter 14. चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा. प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और आज की जो क्लास है वो हमारा पूरे चैप्टर का बेस है. अगर पहली ही क्लास नहीं समझ में आई तो वरना फिर पूरा चैप्टर समझ में नहीं आया. प्लीज प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास और जो कुछ बताया जा रहा है उसको कॉपी में लिखिएगा, ठीक है. चैप्टर 14 हेडिंग है सेमीकंडक्टर्स. देखिए, जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है, सेमी कंडक्टर दो वर्ड से बना है. सेमी यानी हाफ, आधा, और कंडक्टर यानी ये एक ऐसा मटेरियल है जो आधा कंडक्टर है. अच्छा, अगर आधा कंडक्टर है तो बाकी आधा क्या होगा बताओ? इंसुलेटर. इंसुलेटर. इंसुलेटर होगा. कंडक्टर है, कंडक्टर का ऑपोजिट क्या होता है? कंडक्टर का ऑपोजिट होता है इंसुलेटर. तो यानी ये कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का की तरह होगा. ऐसा नहीं है, देखो टर्म पे मत जाओ कि आधा कंडक्टर होगा. ये नहीं है कि इसका शुरू का आधा कंडक्टर होगा, बाकी का पीछे का हिस्सा इंसुलेटर होगा. ऐसा नहीं है. इसका मतलब क्या है कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है, जो कंडक्टर का काम भी कर सकता है और जो इंसुलेटर का काम भी कर सकता है. जैसे कि क्रिकेट में ऑलराउंडर है. अब तुम्हारी, सपोज करो तुम क्रिकेट टीम के कैप्टन हो, तुम्हारी टीम में एक ऑलराउंडर है. ऑलराउंडर का मतलब क्या है कि वो बैट्समैन है या बॉलर है? बताओ. दोनों. दोनों. दोनों काम कर सकता है, पर एक टाइम पे तो एक ही काम करेगा ना. ये तो है नहीं कि वो बच्चा बैटिंग और बॉलिंग इकट्ठे करेगा. जब जरूरत पड़ेगी तब बैटिंग करेगा, जब जरूरत पड़ेगी तब बॉलिंग करेगा. या जब कैप्टन कहेगा बैटिंग करो तो बैटिंग करेगा, कैप्टन कहता है बॉलिंग करनी है तो बॉलिंग भी कर सकता है. वैसे ही सेमीकंडक्टर्स में खास बात क्या है? आप इनको कहोगे कंडक्टर का काम करो तो ये कंडक्टर का काम करेंगे. आप इन्हें कहोगे इंसुलेटर की तरह बिहेव करो तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे. तो सेमीकंडक्टर्स आर स्पेशल बिकॉज दे आर लाइक ऑलराउंडर्स. अब कॉपर में ये खास बात नहीं है. कोई कहता है कॉपर यूज कर सकते. कॉपर तो क्या चीज है बताइए? कॉपर इज व्हाट? कंडक्टर. कॉपर इज द कंडक्टर. कॉपर कंडक्टर है. अब आप इससे कहते हो तुम कंडक्टर बन जाओ, कंडक्टर बन गया. तुम कहते हो इंसुलेटर बन जाओ, नहीं, इंसुलेटर नहीं बन सकता है, ये कंडक्टर ही रहेगा. अब जैसे क्रिकेट में बैट्समैन है, कोई बिल्कुल अपना परफेक्ट बैट्समैन है, बैटिंग तो कर सकता है बढ़िया, और तुम कहोगे बॉलिंग कर लो तो नहीं कर पाएगी. जरूरत पड़ गई, बॉलर की कमी है, तुम उससे कहते हो बॉलिंग कर ले, नहीं कर पाएगी. वैसे ही कॉपर है, कंडक्टर है, सिर्फ कंडक्टर का ही काम कर सकता है. तुम इसे कहो इंसुलेटर बन जा, नहीं बन. तो इट इज ओनली वन टाइप ऑफ बीइंग. सेमीकंडक्टर में खास बात क्या है? सेमीकंडक्टर जो है वो दोनों का काम कर सकता है. सेमीकंडक्टर में उसी मटेरियल को, अगर ये सेमीकंडक्टर होता, आप बोलो कंडक्टर बन जा, कंडक्टर बन जा. आप बोलो इंसुलेटर बन जाओ तो ये इंसुलेटर बन जाओ. आपका बेनिफिट है ना, ऑलराउंडर आपकी टीम में है, जो जरूरत पड़ेगी वो काम करवा लेंगे. ठीक है ना? तो लिख लीजिए, सेमीकंडक्टर्स कैन शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ conductors as well as insulators. Semiconductors can show the properties of both conductors as well as insulators. And you have to be very attentive in the class. Please ध्यान से समझिए. ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप बुक से या किसी दोस्त से काम कॉपी करके समझ लो. सिर्फ अगर क्लास में सुन लोगे ना, आपको दोबारा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब समझ में आ जाएगा. बी अटेंटिव इन द क्लास, ठीक है ना? प्रॉपर्ली जो बता रहे हैं उसको लिखना. तो सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं which show the properties of conductors as well as insulators. और मेरे लिए बेनिफिट क्या है? मेरी मर्जी से ये काम करें. मैं इनको बोलूंगा कंडक्टर बन जाओ, कंडक्टर बन जाएंगे. मैं बोलूंगा इंसुलेटर बन जाओ, इंसुलेटर. तो मेरे लिए ये ऑलराउंडर की तरह. तो कोई पूछता है एग्जाम्पल क्या है? सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल क्या होता है? अब जैसे कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर होता है. और इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर का कोई एग्जाम्पल दो. कार्बन. वुड. जर्मेनियम. वुड हो गया,
या रबर हो गया या प्लास्टिक। ऑल दोज आर इंसुलेटर्स। कंडक्टर की बात करें तो आप कहेंगे एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है, कॉपर, आयरन, ये सब कंडक्टर। पर हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर। हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो मेरी मर्जी से अपना बिहेवियर स्विच कर सके, दोनों का काम कर सके। कॉपर में ये खासियत नहीं है, कॉपर सिर्फ कंडक्टर है, कॉपर कभी इंसुलेटर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। या रबर सिर्फ इंसुलेटर है, रबर को आप बोलो कंडक्टर बन जा, नहीं बनेगा, तो रबर इंसुलेटर ही रहेगा। मेरे को ऐसा मटेरियल चाहिए सेमीकंडक्टर जो जब मैं चाहूं जैसा वो वैसा बन जाए। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं सिर्फ दो होते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 13, 14 और 15। थोड़ा सा रिकॉल करिए, आपने कभी ना कभी पीरियोडिक टेबल देखा होगा। तो उसमें ये 3 ग्रुप्स होते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप 13 में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। पूरे पीरियोडिक टेबल का मैंने 3 ग्रुप्स यहाँ के बनाए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। फिर उसके नीचे आता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इंडियम, टिन और एंटीमनी। ये मैंने एलिमेंट्स बनाए हैं पीरियोडिक टेबल। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। क्या था ये? इंडियम, टिन, एंटीमनी। एंटीमनी। अब ध्यान दीजिए ग्रुप नंबर 14 पे। पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 14 है उस पे ध्यान दीजिएगा। इस ग्रुप में जो पहला एलिमेंट आता है कार्बन। कार्बन आप बता सकते हैं कार्बन क्या होता है, वेदर इट इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर? कार्बन की लकड़ी, कार्बन इज एन इंसुलेटर, कार्बन इज एन इंसुलेटर। और ग्रुप 14 का जो आखिरी एलिमेंट है टिन, टिन बता सकते हो क्या होता है? कंडक्टर। टिन जो है वो कंडक्टर होता है। अब खास बात देखिए, ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर है, तो इनके बीच में आने वाले जो दो एलिमेंट्स हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हमारे लिए बहुत स्पेशल एलिमेंट्स हैं। ये होते हैं दो एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर। सिर्फ दो ही सेमीकंडक्टर्स होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, कोई भी एलिमेंट ले लो, सिर्फ दो सेमीकंडक्टर्स हैं, सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम। और कोई भी एलिमेंट सेमीकंडक्टर नहीं होता। ये दो एलिमेंट्स देखिए इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करते हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के कॉम्बिनेशन में होती है। ये दोनों सेमीकंडक्टर, जब मैं चाहूंगा मैं इनको कंडक्टर बनवा दूंगा, जब मैं चाहूंगा मैं इनको इंसुलेटर बनवा दूंगा। खास बात क्या है सिलिकॉन जर्मेनियम में, ये सेमीकंडक्टर्स हैं। खास बात क्या है कि मेरी मर्जी से ये बिहेव करें। जब मैं चाहूंगा कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे दोनों ही, जब मैं चाहूंगा ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। अब जैसे क्रिकेट में तुम्हारी टीम में ऑलराउंडर है, तुम कैप्टन हो टीम के, तो तुम्हारी मर्जी से करेगा वो बंदा काम। तुम कहोगे बैटिंग करनी है, बैटिंग करेगा, तुम कहोगे बॉलिंग करनी है, बॉलिंग भी कर सकता है। तो ये दोनों खास है, ये दोनों तुम्हारी मर्जी से काम करेंगे। ये इंसुलेटर का काम भी कर सकते हैं और कंडक्टर का काम भी कर सकते हैं, जो तुम इनको बोलोगे ये उसका काम करेंगे। तो लिखो एग्जाम्पल, सेमीकंडक्टर्स हमने स्टार्ट करा है नया चैप्टर, सेमीकंडक्टर के कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं। लिखिए एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स। एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, बस और कोई नहीं। पूरे पीरियोडिक टेबल में और कोई एलिमेंट सेमीकंडक्टर नहीं होता। लिखो। इसके अलावा पर कोई कहता और भी हमने सुने, हमें तो कई सारे स्कूल में बोले थे सेमीकंडक्टर। इसके अलावा भी होते हैं और वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर, दे आर कंपाउंड। एक अकेला एलिमेंट सेमीकंडक्टर नहीं हो सकता। जैसे सिलिकॉन अकेला सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम
अकेला प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। इसके अलावा अगर कोई सेमीकंडक्टर होगा तो वो कंपाउंड होगा, 2 एलिमेंट से मिला के बना। कंपाउंड में भी आप अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड या पॉलीमर कंपाउंड। पॉलीमर। वैसे तो हमें पढ़ना सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में ही है, क्योंकि ये दोनों हमारे एलिमेंट्स हैं। सिलिकॉन इज एन एलिमेंट, इट इज नॉट अ कंपाउंड। कंपाउंड वो होता है जो दो चीजों को जोड़ के बनता है। सिलिकॉन अकेला एलिमेंट है, सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम अलग से ले लो, जर्मेनियम सिर्फ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। हमें पढ़ना इन दोनों के बारे में ही है, पर एक आध एग्जांपल देख लेते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर का एक कॉमन एग्जांपल है, हो सकता है आपने डेली लाइफ में नहीं सुना हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एक GAAS, गैलियम और आर्सेनिक का कंपाउंड होता है गैलियम आर्सेनाइड। तो फर्स्ट टाइम में से ग्राफ भी बनाया था। हाँ बहुत बढ़िया। गैलियम और आर्सेनिक, देखो एक ग्रुप 13 का एक ग्रुप 15 का जोड़ दो, गैलियम आर्सेनाइड कंपाउंड बनता है, और वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज शो करता है। यानी वो आपकी मर्जी से कंडक्टर बनेगा, आपकी मर्जी से इंसुलेटर। कितना बढ़िया मटेरियल है, देखिए आपकी मर्जी से वो बिहेव करेगा। आप चाहो बोलो कंडक्टर बन जा, कंडक्टर बन जाएगा। आप बोलोगे इंसुलेटर बन जाओ, इंसुलेटर बन जाएगा। बताएंगे, अभी चिंता नहीं करो, बताएंगे कैसे होता है। तो अभी एग्जांपल पढ़ रहे हैं। तो गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। तो ये तीन, ये थोड़ा बहुत हो सकता है एक आध बार आप नाम सुन लो, वरना पूरे चैप्टर में हमें सिलिकॉन और जर्मेनियम ही सुने। इसके अलावा और आजकल बन गए हैं बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, 2-3 चीजों को जोड़ जोड़ के सेमीकंडक्टर बना लिया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, कुछ पॉलीमर्स हैं, तो वो भी सेमीकंडक्टर बन गए हैं, बट हमें उनके डिटेल में नहीं जानना। ये 3 नाम सिलिकॉन जर्मेनियम एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स हैं, और कंपाउंड सेमीकंडक्टर में गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, अब डिटेल में चलते हैं कि आखिर ये हमारी बात मानता कैसे। कोई कहता है ये हमारी बात कैसे मानता है। हम बोलते हैं कंडक्टर बन जा, कंडक्टर बन जाता है। हम बोलते हैं इंसुलेटर बन जा, इंसुलेटर। ऐसा कैसे होता है? इन्हीं दोनों में ऐसा क्यों होता है ये भी देखेंगे। अब जैसे कॉपर है, कॉपर आपकी बात नहीं माने, कॉपर कंडक्टर ही रहेगा। आप कॉपर को चाहे जो मर्जी बोल दो, वो कंडक्टर ही रहेगा। ये दोनों हमारी बात मानते हैं, कंडक्टर बन जाएंगे, चाहोगे तो इंसुलेटर बन जाएंगे। ऐसा कैसे होता है ये देखते हैं। ठीक है, लिखिए, चलिए सब हेडिंग लिखिए, और प्लीज बी, बारी बारी मैं रिपीट कर रहा हूं आज की क्लास में, प्लीज बी वेरी अटेंटिव इन द क्लास। बीच में उठ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हेडिंग है एनर्जी बैंड थ्योरी। और सिलिकॉन के बारे में आपको समझाएंगे। ठीक है, वही लॉजिक जर्मेनियम के लिए भी होता है, पर हम पढ़ेंगे सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल का 14th एलिमेंट होता है। इट इज द 14th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जरा कोई बच्चा मुझे बताए सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 14th एलिमेंट होता है, 14 इलेक्ट्रॉन। 284। बेटा 6th क्लास में नहीं है हम लोग, जो तुम बोल रहे हो 284 6th क्लास में नहीं है। 6th क्लास में जब आपको सिखाई जाती है ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस 284, तुम लोगों ने यार प्रॉपर्ली बताओ। 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 1s2 2s2 2p6 3s2 बस। yes सर से 3p2 3p2 224, अभी तो 12 ही हुए हैं 3p है ना। 3p। तो ये देखिए, ये सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब सिलिकॉन की जो शेल्स हैं, इनका एक डायग्राम बना। आप याद करो, आपने हाइड्रोजन का एक डायग्राम बनाया था। हाइड्रोजन के शेल्स शो करे थे, n=1, n=2, n=3, n=4, और यहाँ पे एनर्जी शो करी।
याद है एटम्स चैप्टर में हमने एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन के लिए बनाया था? Yes, sir. Yes, sir. वैसा ही अब हम सिलिकॉन के लिए बनाते हैं, वैसा ही अब हम सिलिकॉन के लिए बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। और अब लिखना बंद कर दो, अब सिर्फ ध्यान से समझो, पहले समझ लो फिर टाइम देंगे, लिख दो। हम एक डायग्राम बना रहे हैं जिसमें एक्स एक्सिस पर वी आर शोइंग डिस्टेंस बिटवीन एटम्स एंड वाई एक्सिस पर वी आर शोइंग द एनर्जी। वही हाइड्रोजन वाला एनर्जी लेवल है। सबसे पहले कौन सा शेल है? 1s, ये 1s है। फिर उसके बाद कौन सा है? फिर 2s। फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद 2। ये देखिए जो सिलिकॉन में शेल्स हैं वो शो कर रहे हैं, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर उसके बाद 3s और फिर उसके बाद 3p। ये शेल्स है। कोई कहता है ये तो पता है, तो डायग्राम में इनको शो करके क्या पता लगा? देखो डायग्राम में क्या चीज दिखाना चाहते हैं। डायग्राम में हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो शेल्स हैं जो आपने यहां लिखे हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, क्या इनमें कोई फर्क पड़ता है अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स चेंज करूं? दो सिलिकॉन एटम्स लेता हूं, दूर दूर रखे, पास लाते हैं और पास लाते हैं और पास लाते हैं, क्या इसके शेल स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या सिलिकॉन एटम्स जब बहुत दूर दूर होंगे और जब पास आ जाएंगे क्या तब भी शेल्स ऐसे ही रहेंगे? तो वो देखना चाहते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, पहले केस कंसिडर करेंगे दो सिलिकॉन एटम्स दूर दूर है, फिर दूसरा केस पास पास, फिर तीसरा केस और पास पास। तो कोई कहता है ऐसा पर करेंगे कैसे? एटम्स को पहले दूर दूर रखें, फिर पास पास लाएं, फिर और पास लाएं। सबसे पहले क्या करिए, सिलिकॉन को गैसियस स्टेट में कंसिडर करिए। गैसियस स्टेट में सिलिकॉन अगर गैस फेज, सिलिकॉन गैस, अच्छा बताओ गैस में एटम्स पास पास होते हैं या दूर दूर? दूर दूर। गैस है तो ये एटम्स काफी दूर दूर। डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स जो होगा वो काफी ज्यादा होगा। डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स विल बी बहुत ज्यादा। ठीक है ना? क्या होगा जब बहुत दूर दूर होंगे? दो एटम्स बहुत दूर दूर है, ना इसको दूसरे के बारे में पता, ना दूसरे को इसके बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक दूसरे का कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या देखा हमने? हमने इस एटम को पकड़ा और स्टडी करा कि इसके अंदर क्या क्या है। तो हमने देखा इसके अंदर पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर और क्या है इसके अंदर? फिर 2s है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या है? फिर 2p है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर 3p है, 3p में 2। जब हमने गैसियस फेज में सिलिकॉन एटम को पकड़ के स्टडी करा, हमने देखा ये स्ट्रक्चर है। यही होना चाहिए था, यही तो पढ़ा था हमने, यही होना भी चाहिए था, यही स्ट्रक्चर है। तो जो हमने पढ़ा था एक्चुअल में स्ट्रक्चर वैसा ही होता है। अब क्या करते हैं, सिलिकॉन एटम कोई ऐसा स्टेट स्टडी करते हैं जिसमें सिलिकॉन एटम थोड़ा पास पास। क्या ऐसा कोई स्टेट होगा जिसमें थोड़ा पास पास होंगे एटम? लिक्विड। तो अब हम डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स बढ़ा दें या कम कर दें? कम करेंगे। तो हम एक्सेस पे पीछे आ रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स कम कर रहे हैं। तो देखिए नाउ वी आर इन द लिक्विड स्टेट। अब आपके पास सिलिकॉन है और वो लिक्विड स्टेट। देखो लिक्विड में गैस के मुकाबले कंपेयर करो, एटम्स पास पास, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स क्या हो गया है पहले के मुकाबले? डिक्रीज। अब स्टडी करते हैं। अब पकड़ा हमने एक एटम, हमने ये एटम पकड़ लिया, इसको स्टडी करते हैं। हमने क्या देखा? पहले 1s शेल है, फिर 2s शेल है, फिर 2p शेल है, फिर 3s शेल है, फिर 3p शेल। जो यहां पे स्ट्रक्चर था बिल्कुल वो लिक्विड में भी वही है, वही कॉन्फ़िगरेशन है लिक्विड स्टेट में भी, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्सपेक्टेड था वैसे हमें कि लिक्विड में भी स्ट्रक्चर वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड में भी डिस्टेंस होता है इनके बीच में,
यहाँ पे भी डिस्टेंस था, यहाँ पे भी कुछ तो डिस्टेंस है, कम है पर है अभी भी। अब डिस्टेंस और कम करते हैं। अब देखिए पहले एटम गैस फेज में थे, बहुत दूर दूर, लिक्विड में और पास आ गए, सॉलिड में और पास लाओगे तो ये टकराने लगेंगे। सॉलिड स्टेट जब आएगा तो सिलिकॉन एटम्स, देखो गैस फेज, ये सिलिकॉन एटम है, ये इसके शेल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई दिक्कत नहीं, बहुत दूर दूर है गैस। लिक्विड फेज में पास आ गए, पर अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी स्ट्रक्चर वही है जो पहले था। पर सॉलिड फेज में जब तुम देखोगे तब सिलिकॉन एटम्स बहुत पास होंगे, तब इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो टकरा जाएगा। देखना, सॉलिड फेज में सिलिकॉन के एटम्स बहुत पास पास होंगे, इतना पास पास होंगे कि उनका जो आउटर शेल है, अब इसको पकड़ के स्टडी कर, यहां कुछ फर्क दिखेगा। गैस फेज में यही स्ट्रक्चर था, लिक्विड फेज में यही स्ट्रक्चर था, और सॉलिड स्टेट में हमें कुछ फर्क दिखेगा। सर लिक्विड में सेम स्ट्रक्चर था लेकिन हमारा थोड़ा तो डिफरेंस होएगा ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ा एटम्स को, जब अभी फर्क पूरा देखो ना, सॉलिड स्टेट में जब वो एटम्स आपस में टकराएंगे, सॉलिड फेज में ये इतना पास पास आ गए कि उनका, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो इसके आउटर मोस्ट शेल से टकरा गया, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो इसके आउटर मोस्ट शेल से आपस में टकरा गया। टकराने से क्या देखा हमने, देखो ध्यान से, पहले ये स्ट्रक्चर था गैस फेज, लिक्विड में भी यही स्ट्रक्चर था, सॉलिड में जब ये आए तो क्या देखा, सॉलिड में हमने देखा, देखो 1s पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 2s पे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, वही वही है। 2p पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क किस पे पड़ रहा है, सिर्फ आउटर शेल, थर्ड शेल। क्या देखा हमने कि जो थर्ड शेल था 3s और 3p वो बदल गया, 3s और 3p बदल गया इस तरीके से। 3s अभी अभी समझाएंगे, अभी मत बनाइए, पहले देख लीजिए। 3s और 3p जो था, 3s लेवल और 3p लेवल वो आपस में मर्ज हो, दोनों 3s 3p अब अलग अलग नहीं रहे, ये दोनों आपस में मर्ज कर रहे हैं। ऐसा कब हुआ, जब आप लिक्विड से सॉलिड फेज में जाते हैं तो 3s 3p मर्ज कर जाते हैं, और मर्ज करने के बाद वो फिर से दो में ब्रेक करते हैं। देखिए पहले 3s 3p अलग अलग हैं, वो दोनों मर्ज कर गए और फिर से दो में ब्रेक कर गए। इस बार ये दोनों ब्रेक करके बैंड्स बना दिए। ये जो बैंड बना है, दिस इज अ बैंड, दिस इज कॉल्ड एज वैलेंस, और जो ऊपर वाला बैंड बना है ये कहलाता है कंडक्शन बैंड। तो हुआ क्या, जब आप सिलिकॉन को स्टडी करोगे सॉलिड फेज में तो आपको स्ट्रक्चर ये नहीं मिलेगा, आपको 1s तो मिलेगा, 2s भी मिलेगा। अगर मैं इस एटम को स्टडी करता हूं तो मेरे को इसमें स्ट्रक्चर में पहले 1s दिखेगा, फिर 2s दिखेगा, फिर 2p दिखेगा, उसके बाद 3s 3p का कोई नाम ही नहीं होगा, 3s 3p यहाँ पे दिखेंगे नहीं। 3s 3p की जगह मेरे को दो बैंड दिखेंगे, जो कम एनर्जी वाला बैंड होगा वैलेंस बैंड, और जो हायर एनर्जी वाला बैंड होगा वो कहलाएगा कंडक्शन। यानी सिलिकॉन का स्ट्रक्चर अगर आप सॉलिड फेज में देखेंगे तो आपको कुछ अलग मिलेगा, आपको मिलेगा 1s2 2s2 2p6, 2p6 के बाद अगला क्या मिलेगा आपको, 3s नहीं, आपको मिलेगा वैलेंस और फिर मिलेगा कंडक्शन बैंड। तो फर्क देखो, आपको मिलेगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब ध्यान से समझना कि ये आउटर शेल में क्यों हो रहा है, क्योंकि जब दो एटम्स आप पास लाएंगे तो इनका आउटर शेल ही टकराएगा। अंदर वाले शेल, दो चीजों का आप पास लाओगे तो उनकी बाहर की लेयर ही तो टकराएगी आपस में दोनों, अंदर वाली लेयर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ इन एटम्स का 3s 3p शेल जो था वो थोड़ा सा मॉडिफाई है, वो आपस में कंबाइन हुआ और फिर दो बैंड्स में ब्रेक। अब
इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में होंगे या कंडक्शन बैंड में होंगे, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं बैंड गैप, Eg। दिस इज कॉल्ड एज द बैंड गैप। E एनर्जी और G गैप, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या चीज है? एनर्जी गैप वो रीजन है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होगा या कंडक्शन बैंड में। अब हम यहाँ पे अगर एनर्जी भी शो करें, चलो वैल्यू भी शो कर देता हूं मैं, वैसे आपको जरूरत नहीं है एनर्जी शो करने की। लेटेस्ट से वैल्यूज हम मार्क कर लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 50। बताओ वैलेंस बैंड कहां से कहां तक एग्जिस्ट करता है? 40 to 50। 40 से 50 तक, दिस इज द वैलेंस। और कंडक्शन बैंड है 60 से 70। और 50 से 60 जो है दैट इज द एनर्जी गैप। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जो इस एनर्जी के अंदर रहेगा, इलेक्ट्रॉन या तो इसमें होगा या ऊपर वाले। जैसे 3s और 3p थे, इलेक्ट्रॉन या तो 3s में होता या 3p में होता, बीच में थोड़ी ना लटक रहा होगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में होगा या कंडक्शन बैंड में। हुआ क्या? 3s और 3p आपस में कंबाइन हो गए। देखो 3s और 3p आपस में कंबाइन, और फिर दो में ब्रेक हो गए। और दो में ब्रेक हुए, जो कम एनर्जी वाला बैंड है उसको नाम दे रहे हैं वैलेंस बैंड, और जो ज्यादा एनर्जी वाला बैंड है उसको बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड। अब कोई कहता है इलेक्ट्रॉन कैसे गए होंगे? पहले बताओ, 3s में 2 थे, 3p में 2 थे, टोटल कितने थे 3s 3p के मिला के? 4। टोटल 4 थे, 3s और 3p में मिला के 4। क्या होगा जब इनको कंबाइन कर दिया मैंने, 3s और 3p कंबाइन हो गए तो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन, और अब ये फिर से स्प्लिट हो गए दो में, तो क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन नीचे, कितने ऊपर? कितने इलेक्ट्रॉन नीचे होंगे, कितने ऊपर होंगे? 2 2। 2 नीचे 2 ऊपर। जैसे आप लोगों को लग रहा है पहले था 2 3s में थे, 2 3p में थे, कंबाइन हुए फिर से बढ़ गए, सर 1। 2 नीचे और 2 ऊपर चले जाएंगे। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। और सर 1 1 होंगे ना? तो बाकी 2 मर गए क्या? बाकी 2 मर सर जाएंगे क्या? तो बैलेंस बैंड में होंगे सर। देखते हैं क्या लॉजिक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री की नॉलेज यूज करते हैं। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है, या मैं कह रहा हूं कितनी चेयर, कितने इलेक्ट्रॉन तुम बिठा सकते? 2। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है ना। पी ऑर्बिटल भूल जाओ, ये क्वेश्चन जनरल बताओ केमिस्ट्री का। पी ऑर्बिटल में कितनी चेयर्स होती हैं? 6। 6। पी में 6 होती है। डी ऑर्बिटल में? सर 10। 10। ये तो पता है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब जरा यहाँ बताइए कौन कौन से ऑर्बिटल मर्ज हो रहे हैं? S और S and P। एस और पी मर्ज हो रहे हैं। 3s ऑर्बिटल कितनी चेयर्स थी 3s ऑर्बिटल में? 2। और पी ऑर्बिटल है 3p ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में कितनी कुर्सियां होती हैं? 6। आपने मर्ज कर दिया दोनों को। आपने एक कमरा था जिसमें 2 कुर्सियां थी, एक कमरा था जिसमें 6 कुर्सियां थी, आपने कंबाइन कर दिया। कितनी चेयर्स हो गई? 8। आपके पास अब 8 चेयर। तो जब आपने दोनों को कंबाइन करा आपके पास 8 चेयर्स हैं। अब आप उसको आधा आधा कर दीजिए, 4 वैलेंस बैंड में रखाइए और 4 कंडक्शन में रखाइए। तो 4 चेयर्स हैं मेरे पास जो वैलेंस बैंड में है, और 4 चेयर्स हैं जो कंडक्शन। कोई कहता है 8 चेयर्स आई कहां से? तो ये देखो ना, एस ऑर्बिटल में से मेरे को 2 चेयर्स मिली। चेयर्स समझ लो यार, अभी सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं। 2 चेयर्स मिली। और पी ऑर्बिटल में कितनी कुर्सियां थी? 6। तो टोटल मेरे पास 8 चेयर्स। पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है ना, जगह कोई कहता है 2 ही है कितने उससे मतलब नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पर पी में जगह तो 6 की थी ना। पी ऑर्बिटल 6 को अकोमोडेट कर सकता था, 6 चेयर्स थी वहां। और एस ऑर्बिटल में 2 की जगह होती है, तो टोटल 8 चेयर्स है। 8 में से 4 मैंने नीचे रख दी, 4 मैंने ऊपर।
तो एक चीज लिख लो ये स्टार मार्क करके कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों में 4-4 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है। सर ये 8 इक्वली डिवाइड कैसे हुई 4 में? यही तो खास है। अगर पहले एस और पी ऑर्बिटल अलग अलग थे, एस में 2 कुर्सियां थी, पी में 6 कुर्सियां थी। जब ये बैंड्स बने, जब ये कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद जब ये दोबारा स्प्लिट करते हैं तो ये बराबर बराबर वैकेंसी रखते हैं, दोनों में 4-4 की वैकेंसी। अगर अब भी वही होता, इसमें 2 उसमें 6, तो फिर कोई फर्क ही नहीं हुआ, पहले भी वही था। तो इसको मैं 3s बोल देता, इसको मैं 3p बोल देता। नाम क्यों बदले मैंने? क्योंकि अब इनकी वैकेंसीज भी बदल गई हैं। पहले s ऑर्बिटल में 2 होते थे, p में 6 होते थे, अब ऐसा नहीं है। अगर अब भी वही होता तो फिर नाम भी मैं इसको 3s 3p ही दे देता। और कुछ फर्क हुआ है, क्या फर्क हुआ है वो देख रहे हैं। जब सॉलिड स्टेट में हम सिलिकॉन को स्टडी करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर गैस फेज से अलग दिखता है। सिलिकॉन के एटम को गैस फेज में से पकड़ो, ये स्ट्रक्चर दिखेगा 1s 2s 2p 3s 3। सिलिकॉन एटम को सॉलिड स्टेट में पकड़ो, ये स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें तुम्हें 3s 3p का कोई नाम नहीं दिखेगा। 3s 3p की जगह तुम जब उसको स्टडी करोगे तुम्हें 2 बैंड्स, हर बैंड में तुम्हें 4-4 चेयर्स रखी हुई। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन इन द सॉलिड स्टेट। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे दोनों में 4-4 चेयर्स है, तो ये बात लिख लो कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड हैव can accommodate maximum 4 electrons, can accommodate maximum 4 electrons। अच्छा, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स नीचे से भरना शुरू होते हैं। पहले अंदर वाला शेल भरेगा, फिर ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला। तो सबसे पहले कौन सा शेल फिलअप होगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स डालूं 1s में? 2 1s2 यहाँ देखो 1s। उसके बाद कौन सा शेल फिलअप होगा? 2s कितने? 2 फिर उसके बाद 2p 2p, कितने डालूं 2p में? 6 2p 6। अब अगले बाकी ले गए, अब नेक्स्ट कौन सा शेल फिल होगा? बोलो, नेक्स्ट कौन सा शेल फिलअप होगा इसके बाद? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, कितने डालूं वैलेंस बैंड में? 4 4 4 1 2 3 4। तो क्या लिखूं वैलेंस बैंड के ऊपर? लिखूं 4। अच्छा, उसके बाद कौन सा बैंड फिलअप होगा? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड डालूं कंडक्शन बैंड में? 4 सर है ही नहीं वो। बोलना कुछ भी बोल दो। 4 तो देखो तो सही, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन थे सिलिकॉन के पास। 2 यहां डाल दिए, 2 यहां डाल दिए, 6 यहां डाल दिए, 4 यहां डाल दिए। पहले चेक तो करो कितने हो गए। 2 + 2 4, 4 और 6 10, 10 और 4 14 हो तो गए। अब वैलेंस बैंड के बाद कंडक्शन बैंड में डालने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। और वैसे ऐसे समझ लीजिए, अंदर वाला तो स्ट्रक्चर सेम ही रहा। देखो 1s तो सेम रहा, 2s भी सेम रहा, 2p भी सेम रहा। अब देखो 3s में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे और 3p में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल कितने थे मेरे पास इन दोनों में मिला के इलेक्ट्रॉन? 4। वो चारों कहाँ गए? वैलेंस बैंड अगर 5 होते तो वो 5वां कहाँ जाता? कंडक्शन। और 5 है नहीं, 4 ही तो हैं, 2 यहाँ के 2 यहाँ के। 3s2 था, 3p2 था, दोनों के मिला के मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कहाँ? पहले नीचे वाले में भरेंगे, 1 2 3 4। अब अगला तो है ही नहीं कोई, अगला तो कोई है ही नहीं। तो ये देखिए स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? 1s2 2s2 2p6, वैलेंस बैंड में 4 और कंडक्शन बैंड में 0। तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन, और सिलिकॉन का स्ट्रक्चर गैस फेज में या लिक्विड फेज में ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज इन द गैस फेज या इन द लिक्विड, और ये वाला इज इन द सॉलिड फेज। सॉलिड फेज में उसका स्ट्रक्चर जो होता है सिलिकॉन का, वो गैस और लिक्विड के स्ट्रक्चर से थोड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? अंदर वाले इनर शेल्स में कोई फर्क नहीं, आउटर शेल में बस 3s 3p की जगह 3s में 2 3p में 2, उसकी जगह वैलेंस बैंड में 4 होते हैं, कंडक्शन बैंड खाली।
वैलेंस बैंड में 4 की जगह थी, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मैंने 4 यहाँ बिठा दिए, यहाँ तो खाली है, 4 ही थे ना, 2 यहाँ के थे, 2 यहाँ के थे, इन चारों को ही तो बिठाना था, चारों को मैंने यहाँ बिठा दिया। अब बताओ, देखो सिलिकॉन, इस थ्योरी को बोलते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। ये थ्योरी हमें बताती है कि कैसे सॉलिड स्टेट में बैंड फॉर्मेशन हुआ है और कैसे उसका स्ट्रक्चर गैस और लिक्विड फेज के स्ट्रक्चर से अलग। क्यों हुआ है ये? क्योंकि सॉलिड फेज में एटम्स पास पास थे, तो देयर वाज ओवरलैपिंग, दोनों ये सिलिकॉन एटम आपस में टकराए होंगे, इतना पास आ गए, तो इनका आउटर ऑर्बिटल्स जो है वो मॉडिफाई हो गए। सिलिकॉन के ये सारे एटम्स हैं, इन सब का स्ट्रक्चर अब ऐसा ही। बताओ क्या डाउट है, बोलो। सर इन्हें सेमी इंसुलेटर क्यों नहीं बोलते? कुछ भी बोलो, बात तो वही है, समझने वाला मतलब है, बोलने को तो तुम कुछ भी बोल दो, आइडियली तो ये सेमीकंडक्टर बोलो सर, इनका तुम्हें समझ में आना चाहिए मतलब क्या। ऐसा नहीं है कि ये, मैं फिर बता रहा हूँ, अभी आगे आगे भी देखो, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें कहता हूँ ये सिलिकॉन है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका आगे का आधा टुकड़ा कंडक्टर है और बाकी आधा इंसुलेटर है, ऐसे नहीं है। इसका मतलब है ये ऑलराउंडर है, बात को नहीं समझ पाए, ऑलराउंडर है ये मैं बोलूंगा कंडक्टर बन जाए, ये कंडक्टर बन जाएगा, मैं बोलूंगा इंसुलेटर बन जाए, इंसुलेटर बन जाए। तो ये नहीं है कि आधा कंडक्टर है आधा इंसुलेटर। अब मैं कहता हूं तुम, तो मेरी टीम में एक बच्चा है, ये ऑलराउंडर है, इसका क्या मतलब है बताओ? ऑलराउंडर है क्रिकेट में? सर सब कर लेगा। नहीं, सब नहीं कर सकता, 2 ही काम कर सकेगा, क्रिकेट की बात कर रहे हैं। ऑलराउंडर है का मतलब क्या कर सकता है? बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। बॉलिंग भी कर सकता हाँ, बैटिंग बॉलिंग। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऊपर से बैट्समैन है नीचे से बॉलर, ऐसा नहीं है कि आधा बैट्समैन है आधा बॉलर है, ऐसा नहीं। ऐसे थोड़ी ना है कि मैं कहता हूँ ऑलराउंडर तो यानी ऊपर का आधा बैट्समैन है नीचे का आधा बॉलर है। इसका मतलब है कि ये बैटिंग भी कर सकता है बॉलिंग भी कर सकता है, जो जरूरत पड़ेगी वो कर सकता है। तो सेमीकंडक्टर ऑलराउंडर की तरह, यानी ये दोनों का काम कर सकते हैं, ये कंडक्टर का काम भी कर सकते हैं और इंसुलेटर का काम भी कर सकते हैं। तो एक वक्त पे तो एक ही काम करेंगे ना। तो देखेंगे अभी हम कैसे ये इनको, हम कैसे इनको बोलेंगे कंडक्टर बनने के लिए, कैसे बोलेंगे इंसुलेटर बनने के लिए। ये थ्योरी बताइए, इसमें क्या डाउट? अच्छा चलो ठीक है, अब इसमें है। देखते हैं। इंसुलेटर्स के लिए भी ऐसे ही होता है हम्म? सर, कंपाउंड इंसुलेटर्स के लिए भी ऐसे ही कुछ ग्राफ बनता है। सब सेमीकंडक्टर्स के लिए यही लॉजिक। सर जो बैंड में विड्थ है सर उसका भी कुछ मतलब है या फिर वो सेम ही है जैसे ऑर्बिटल? ये वाली, सर जो नहीं सर जो रेड कलर से अपने हाईलाइट करी सर, ये जो विड्थ है सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो बैंड है इसकी एनर्जी 40 से 50 के बीच में है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अगर 2p में है, जरा ध्यान से देखो, 2p ऑर्बिटल में है, इनकी एनर्जी कितनी होगी बताओ? इन लोगों की, ये जो 2p में है, इनकी एनर्जी कितनी होगी? 30। हाँ, पर जो वैलेंस बैंड में है उनकी एनर्जी कितनी होगी जरा ये? 40 से 50 के बीच में। हाँ, 41 भी हो सकती है, हो सकता है इसकी 41 हो, इसकी 42 हो, इसकी 47 हो, इसकी 49 हो। बैंड का मतलब है कि इनकी एनर्जी इस और इस वैल्यू के बीच में कुछ भी हो सकती है। यही फर्क है आपका, ये लेवल्स हैं, दीज आर लेवल्स एंड दीज आर बैंड्स। बैंड्स का मतलब उसकी एनर्जी उस रेंज में कुछ भी हो सकती है, 41, 42, 43, 44, 50 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा, अब हम क्योंकि पढ़ेंगे सिर्फ इसको सॉलिड स्टेट में, तो ये वाला जरा मैं मिटा रहा हूं, राइट साइड वाला। लेट अस जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द सॉलिड पार्ट, इस वाले को हटा देते हैं, इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो मुझे चाहिए मैंने सिर्फ उतना रिटेन करा है, बाकी मैंने मिटा दिया। तो ये देखिए, हमारा स्ट्रक्चर जो है सिलिकॉन का सॉलिड फेज में 1s है, 2s है, 2p है, 1s है, 2s है, 2p है। उसके बाद हमारा ये वैलेंस बैंड है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 कुर्सियां हैं, चारों पे एक एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। और
फिर उसके बाद हमारा कंडक्शन बैंड है जिसमें भी हमारे पास 4 कुर्सियां हैं पर चारों खाली हैं, कोई इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं। अच्छा, अब व्हाई डू वी कॉल दिस एज द कंडक्शन बैंड? ये लिखिए स्टार मार्क, यहाँ पे एरो बना के स्टार मार्क करके लिखो कि दिस इज कॉल्ड एज द कंडक्शन बैंड बिकॉज, प्लीज बी अटेंटिव प्लीज, नहीं समझ में आएगा अगली क्लास में बिल्कुल जीरो हो जाओगे, ये समझ में नहीं आएगा कुछ क्या बात कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुनो और लिखो ये सब। So this is called as conduction band because the electrons in this band are free. The electrons in this band are free and they can drift, when a cell is applied, when a cell is connected. This is called as conduction band because the electrons in this band are free and they can drift when a cell is connected. इसका मतलब क्या है? इसको कंडक्शन बैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आप देखोगे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा रिकॉल कर, हमने एक मटेरियल पर एक सेल लगाया, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा, अब क्या होगा? आपको याद होगा मैंने बताया था जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता था मटेरियल के अंदर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता था वो ड्रिफ्ट करने लगता था, कौन से टर्मिनल की तरफ? पॉजिटिव। और ड्रिफ्ट करते करते रास्ते में क्या होते थे? कोलिजन, टकराता था, फिर इधर और फिर यहाँ। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन है अंदर जो एटम्स होंगे, मान लो यहाँ अंदर एटम्स हैं सिलिकॉन के, कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्लो कर सकते हैं? सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो कर सकते। अब मैं आपसे कहता हूँ ये सिलिकॉन, ये रॉड मान लो सिलिकॉन की बनी, मान लीजिए जो ये रॉड है ये सिलिकॉन की बनी है, तो इसके अंदर सिलिकॉन के एटम, अब एटम में आपको पता है 1s शेल है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर बैलेंस बैंड है, फिर कंडक्शन बैंड। सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ड्रिफ्ट कर सकते हैं, जो करंट फ्लो करा सकते हैं? सिर्फ वो जो कंडक्शन बैंड, तभी तो इसका नाम क्या है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन का मतलब करंट का फ्लो करना। तो सेल लगाएंगे तो क्या होगा? कंडक्शन, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये अपनी जगह पे एटम में ही रहेंगे, ये लोग फिक्स, 1s कहीं नहीं जा सकते, 2s 2p वैलेंस बैंड कहीं नहीं जाए। कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्लो करने लगेगा, वो मटेरियल में फ्लो करने लगेगा। तो जरा सोचो, अब मेरे पास सिलिकॉन है, ये स्ट्रक्चर है, ये हमारे सिलिकॉन के एटम्स हैं, हर सिलिकॉन एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। सेल लगा दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करने लगेंगे और करंट फ्लो करने लगेगा। बताइए ये सिलिकॉन अभी कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है या इंसुलेटर? इंसुलेटर। बताइए ये सिलिकॉन कंडक्टर है अभी या इंसुलेटर है? स्ट्रक्चर देखिए इंसुलेटर। अभी ये सिलिकॉन का पीस जो है इट इज एन इंसुलेटर। तो क्योंकि कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, क्योंकि अभी इसके पास कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। आप सेल लगाएंगे, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फ्लो कौन करेगा? यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फ्लो कौन करेगा? तो इसका मतलब सेल लगाइए, कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, देयर विल बी नो करंट, क्योंकि करंट फ्लो कराने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। कोई कहता है ये तो है, ये लोग नहीं फ्लो कर सकते। कंडक्शन बैंड का नाम हमने कंडक्शन बैंड क्यों दिया है? क्योंकि कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्ट कर सकते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं। तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यानी ये मटेरियल क्या है? इंसुलेटर है। कोई कहता है तो खराब हो गया बात, नहीं, मेरे को तो इंसुलेटर भी चाहिए था। सेमीकंडक्टर में मुझे क्या चाहिए? सेमीकंडक्टर में चाहिए मेरे को इंसुलेटर भी बने और कंडक्टर भी बने।
तो अभी तो इंसुलेटर है, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ, तो बोलता हूँ कि यार अब बन जाओ, कंडक्टर बन जाओ, क्योंकि सेमीकंडक्टर का काम क्या है, जब मैं जो बोलूं तब वो करे। अभी तो इंसुलेटर है, अब मैं इसको बोलता हूँ कंडक्टर बन जाओ, तो ये कंडक्टर बन जाना चाहिए। मतलब बोलूं कैसे इसको, मतलब क्या करूं कि सर इसको इलेक्ट्रॉन से एक्साइट करा देंगे। इसको क्या करूं, इसको ऐसा कैसे बोलूं कि ये कंडक्टर बन जाए। क्योंकि सेमीकंडक्टर का फायदा तभी होगा ना कि जब मेरे बोलने से ये अपना बिहेवियर स्विच करे। तो क्या करूं, बोलने का क्या मतलब हुआ, कैसे, क्या बोले इसको। सर वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन उनका एक्साइट करके हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करें, हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करें जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में वो एक्साइट हो जाए कंडक्शन बैंड में। आपने पढ़ा ही है एटम्स चैप्टर में कि एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। तो आप एनर्जी दीजिए जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए यहाँ। तो जब आप इसको एनर्जी देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और वैलेंस बैंड से चला जाएगा कंडक्शन। और यहां जगह खाली, कुर्सी खाली है, ये चेयर खाली है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर दूसरे कमरे में जाके वहां की कुर्सी पे बैठ। अब ये चेयर खाली, जरा बताओ यहाँ पे कौन सा चार्ज आया होगा, तुमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पॉजिटिव। लिया और कहाँ गया ये इलेक्ट्रॉन, मर गया क्या? नहीं, मरा नहीं है, वो ऊपर वाले ऊपर हो। खाने में चला गया। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? नेगेटिव चार्ज। अब आप देखिए आपके मटेरियल में, अब आप सेल लगाएंगे, क्या मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा? क्या करंट फ्लो करेगा? सो करेगा। तो अब आपका मटेरियल क्या बन गया? कंडक्टर। आपने थोड़ा सा इसको हीट करा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और अब मटेरियल कंडक्टर बन गया। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं अब वापस इंसुलेटर बन जाए, क्या करूं? हीट देना बंद कर देंगे, एक्साइट नहीं करना है। कर दीजिए, एनर्जी देना बंद कर दीजिए, वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन वापस आ गया कुर्सी पे, उसी कुर्सी पे जाके बैठ गया जहां वो पहले। अब बताइए मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा सेल लगाने पे? नहीं कर पाएगा। नहीं कर। नहीं, इंसुलेटर बन गया। हीट कर दो, लाइट डाल दो, किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दो, वो मटेरियल कंडक्टर बन जाएगा। हीट करना बंद कर दो, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, इंसुलेटर बन जाएगा। तो बेनिफिट क्या है आपका? ये मटेरियल आपको दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। यही मटेरियल आप चाहेंगे तो कंडक्ट करेगा, आप चाहेंगे तो कंडक्ट नहीं करेगा, इंसुलेट। सो कंटिन्यूअस एनर्जी देनी पड़ती। हीट करना, अब जैसे सपोज मैं कहता हूँ इसको आप 100 डिग्री पे रखिए, 100 डिग्री पे आप मेंटेन करते हैं टेम्परेचर, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ही रहेगा। अगर आप इसको ठंडा कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। ये नहीं है कि एक बार एनर्जी दी तो वो ऊपर चला गया, क्योंकि ऊपर से वो गिर जाएगा नीचे, ट्रांजिशन करके नीचे आ जाएगा। वो आपको कंटिन्यूअसली गर्म करते रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर रहे। ठीक है ना? तो लगातार इसको सर गर्म जैसे हीट देना हम गर्म धीरे धीरे बंद करेंगे। गर्म सर करोगे, धीरे गर्म बंद करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर ही रहेगा। गर्म करना बंद कर दोगे, ठंडा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा। तो आप डिसाइड, जरूरी नहीं है हीट करो, आप लाइट डाल के भी कर सकते हो। आप इसको लाइट के अंदर रख दो, इस पर टॉर्च जला के छोड़ो, टॉर्च जल रही है, लाइट मिल रही है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, मटेरियल कंडक्टर बन। जब तक लाइट डाले रखोगे वो इलेक्ट्रॉन ऊपर ही रहेगा, या बाई चांस अगर गिर भी गया लाइट फिर उसको ऊपर भेज दो, तो मटेरियल कंडक्टर रहेगा। अब तुमने लाइट डालना बंद कर दिया, सपोज तुमने लाइट डालना बंद कर दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन नीचे आ, अब नहीं जा पाएगा ऊपर, अब ऊपर जा नहीं पाएगा क्योंकि लाइट तो डाल नहीं रहे आप, तो मटेरियल इंसुलेटर। तो लिखते हैं एक लाइन, लिखिए, लिखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, समझ में आएगा। कुछ डाउट्स होंगे तो देखेंगे, पहले टॉपिक भी तो पढ़ा है आगे। लिखो, एट 0 केल्विन, at 0 Kelvin, silicon is an insulator
At 0 Kelvin, silicon is an insulator. Because there are no electrons in the conduction band. Because there are no electrons in the conduction band. ठीक है, एक बार रीड करिए जो लाइन मैंने लिखवाई है, सही लिखवाई है या कुछ गलत बोला है। ब्लाइंडली मत लिखा करो, जो बोला है क्या सही है देखो। यस 0 केल्विन यानी ठंडा पड़ा है, 0 केल्विन पे ठंडा पड़ा है, कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। अच्छा, अब आगे लिखिए, एक लाइन छोड़ के आगे देखिए। ऑन प्रोवाइडिंग एनर्जी, ऑन प्रोवाइडिंग एनर्जी, ऑन प्रोवाइडिंग एनर्जी, ये एनर्जी जो है ये Eg से ज्यादा होनी चाहिए, वरना एक्साइट नहीं कर पाओगे। तो ब्रैकेट में लिख लो ऑन प्रोवाइडिंग एनर्जी ग्रेटर देन, ब्रैकेट में लिखो, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, E ग्रेटर देन इक्वल टू Eg, E ग्रेटर देन इक्वल टू Eg, यानी एनर्जी जो आप दो वो इस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, के बराबर या इससे बड़ी होनी चाहिए, तभी तो वो ऊपर जंप कर पाएगा। तो ऑन प्रोवाइडिंग एनर्जी लिखो आगे, ऑन प्रोवाइडिंग एनर्जी E greater than Eg, the electron gets excited, the electron gets excited from valence band to conduction band, from valence band to conduction band। देखिए यहां पर एनर्जी प्रोवाइड करी तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर आ गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर आ गया, यहां मैं शो कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर। अच्छा आगे लिखो, द वेकेंसी दैट इट लीव्स इन द वैलेंस बैंड, द वेकेंसी दैट इट लीव्स इन द वैलेंस बैंड is called as hole. The vacancy that it leaves in the valence band is called as a hole. ब्रैकेट में लिख लो पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। क्या चीज है ये पॉजिटिव? कोई कहता है ये क्या है, प्रोटॉन है? नहीं, प्रोटॉन नहीं है, उसका चार्ज, ये यहां से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो इलेक्ट्रॉन निकाल के कहाँ गया, ऊपर चला गया। तो ये जो खाली जगह रह गई, खाली चेयर जो है यहाँ पर देखिए फिगर में, ये देखिए यहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन पहले बैठा हुआ था इस कुर्सी पे, तो ये जो खाली चेयर है ये कहलाती है होल। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो आगे लिखो Ne, एक सिंबल है N छोटा e, इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। Ne है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, और NH is the number of holes in valence band। दो टर्म्स में डिफाइन कर रहा हूं, Ne और NH। Ne है कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, NH है होल्स कितने हैं वैलेंस बैंड। जरा फिगर देखो, मुझे बताओ Ne कितना है? 1 1 NH कितना है? 1 1 Ne 1 है, और कितने होल्स हैं? 1। तो Ne is 1, NH is also equal to 1। Ne 1 है, NH भी 1 है। आगे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ फिगर में, अब आपके पास एक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, ये कोई कहता है ये वाले क्यों नहीं शो कर रहे? नहीं, ये लोग नहीं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कौन से वाला अलाउड है मूव करना? कंडक्शन में। तो ये सिर्फ वो वाला है, और एक होल शो करूंगा मैं, एक होल है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर आ गया,
तो ये वो इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है, क्योंकि ये कंडक्शन बैंड, ये अपनी मर्जी से जिधर इसको बुलाओगे उधर ये मूव कर सकता है। और ये आया जब ऊपर तो एक चेयर खाली रह गई, ये जगह कहलाती है होल। होल पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा होल है। अब आप जैसे ही सेल लगाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन और होल ड्रिफ्ट करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन कौन से टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करेगा? बोलो, इलेक्ट्रॉन कौन से टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन आपका ड्रिफ्ट कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और होल कौन से टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करेगा? ड्रिफ्ट नहीं कर रहे। अरे पॉजिटिव चार्ज है, किधर जाएगा, किसकी तरफ? नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस मूव थोड़ी करते हैं, प्रोटॉन। रट लेते हो बिल्कुल बिना दिमाग लगाए। हमने पहले बताया था प्रोटॉन्स मूव नहीं करते क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस उनको जोड़ के रखते हैं। ये प्रोटॉन है क्या? नो सर, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब बस प्रोटॉन ही हो सकता है क्या? प्रोटॉन तो एटम इसके न्यूक्लियस में होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होंगे। वो आपको बताया था मैंने, मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो न्यूक्लियर फोर्स से जुड़े होते हैं। ये तो शेल्स हैं, शेल्स में तो मूवमेंट हो सकता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मूव नहीं कर रहे, बट दिस इज नॉट अ प्रोटॉन। तभी तो प्रोटॉन होता तो मूव नहीं कर सकता, पर ये प्रोटॉन थोड़ी ना है। प्रोटॉन थोड़ी ना शेल्स में आ जाएगा, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होगा। प्रोटॉन थोड़ी ना ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, और वो जहां से आया वो होल। तो जैसे ही आप आगे लिखिए, ऑन कनेक्टिंग अ बैटरी, और ये फिगर बना लेना, ऑन कनेक्टिंग अ बैटरी the electron will drift towards the positive terminal, और यहां लिख लो VD, drift velocity याद करो। electron will drift towards the positive terminal and hole will drift towards the negative terminal. याद करिए टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी, and hole will drift towards the negative terminal. ये होल नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है दोनों की स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होगी क्या? सो चार्जेस है तो सेम ही हो। ये इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में मूव कर रहा है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड भरा हुआ है या पूरा खाली है या कंजस्टेड है? कंजस्टेड नहीं है, खाली है, तो इलेक्ट्रॉन तेज स्पीड में जा सकता है। होल को कहां पे मूव करना है? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड तो भरा हुआ था, कंजस्टेड है। क्या होल उतना तेज मूव कर पाएगा जितना वो इलेक्ट्रॉन कर रहा है? नहीं। होल की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको आप VDH लिखिए, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VDE लिखिए, और लिख लीजिए, हालांकि मूव तो दोनों कर रहे हैं, पर इस बात को लिख लो कि इलेक्ट्रॉन हैज अ हायर ड्रिफ्ट वेलोसिटी देन द होल। Electron has a higher drift velocity than the hole. And now the material is acting like a conductor. और अब मटेरियल कंडक्टर बन गया क्योंकि चार्जेस ड्रिफ्ट कर रहे हैं, फ्लो हो रहा है चार्जेस का। तो नाउ लिखो, नाउ द मटेरियल इज एक्टिंग लाइक अ कंडक्टर and the electron and hole are the current carriers, and the electron and hole are the current carriers. कौन है जो फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहा है और होल भी फ्लो कर रहा है। तो हु आर द करंट कैरियर्स? ये वाला इलेक्ट्रॉन भी और ये वाला होल भी, बोथ ऑफ देम आर द करंट कैरियर्स। एक फॉर्मूला लिखेंगे, I is equal to IE plus IH. I is equal to IE plus IH. जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से भी है और वो होल के फ्लो की।
अब देखिए चैप्टर 3 का मैं एक फॉर्मूला उठा के यहाँ लिख रहा हूँ। चैप्टर 3 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो, I इज इक्वल टू ANEVD। नहीं याद है तो क्लास के बाद एक बार बुक में देख लेना। चैप्टर 3 में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यहाँ वो फॉर्मूला में 2 बार लगा। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ और होल्स के फ्लो की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ। तो IE ANEVD प्लस ANEVD। क्या लिखूं? ये VD कौन से वाला होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और ये VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी होगी? और अच्छा, N भी दोनों के अलग अलग सिंबल से डिनोट होंगे। इलेक्ट्रॉन के नंबर को आप डिनोट करेंगे Ne से, तो ये N जो होगा दिस शुड बी Ne। और होल्स के नंबर को आप किससे डिनोट करेंगे? NH से, तो दिस विल बी NH। तो करंट इन अ सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट फ्लोइंग इन द सेमीकंडक्टर। जब आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, होल पैदा हो गया, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर सकता है, होल भी मूव कर सकता है। अब आपका सेमीकंडक्टर कंडक्टर बन गया है। लिखिए, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है बताएंगे अभी, पहले लिख लो। अब आपका वही सेमीकंडक्टर जो पहले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, अब वो कंडक्टर बन गया है। अब सेल लगाने पे करंट फ्लो कर रहा है। और थोड़ी सी एनर्जी दे दो और बढ़िया कंडक्टर बन जाएगा। थोड़ी सी एनर्जी और दे दीजिए अगर आप इसको, तो ये और अच्छा कंडक्टर बन जाएगा। क्यों, जरा बताओ। फिर और इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाए। देखो, एक और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, Ne कितना हो गया? Ne और NH, यहाँ पे भी तो एक खाली कुर्सी है, ये भी तो है। NH कितना हो गया? हाँ, वो तो बराबर ही होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे उतनी तो चेयर्स खाली होंगी। अब फॉर्मूले में देखो, Ne भी 2 हो गया, NH भी 2 हो गया, करंट की वैल्यू बढ़ गई, यानी मटेरियल और बढ़िया कंडक्टर हो गया। तो पर लेकिन सेम फैक्टर के साथ VD और VDH और VD भी तो होंगे ना चेंज। क्यों चेंज होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ होल्स बढ़े हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्यों फर्क पड़ेगा? सो कंजेस्टेड हो जाएगा ना थोड़ा सा पहले से। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हमने ऐसा थोड़ी ना कहा था, हमने ये थोड़ी ना कहा था कि उस पर VD पे फर्क पड़े। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन देखो ना कैसे करी, याद करो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमने डिराइव भी करी थी चैप्टर 3 में। इतना ज्यादा नहीं हमें सोचना, हमें सिर्फ ये देखना है एनर्जी देने पे ऊपर चला जाता है इलेक्ट्रॉन, Ne बढ़ गया, NH भी बढ़ गया, करंट बढ़ गया और बढ़िया कंडक्टर बन गया। अच्छा, तो मेरी मर्जी से सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन को मैं हीट कर रहा हूं तो वो कंडक्टर बन गया। अच्छा, मैं चाहता हूं यार अब इंसुलेटर बन जा, अब जरूरत इंसुलेटर की है, इंसुलेटर बन जा, क्या करूं? एनर्जी देना बंद। एनर्जी देना बंद कर दीजिए। ये दोनों क्या होगा बोलो? ट्रांजिशन। नीचे आ जाएंगे, री एक्साइट होकर अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी चेयर्स पे आके वापस बैठ, नीचे आ गए, एनर्जी मिलनी बंद हो गई। Ne कितना है? Ne 0 NH कितने होल्स हैं? 0 NH भी 0। फॉर्मूले में डाल दो, Ne को भी 0, NH को भी 0, या फिगर में देखो, अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई होल नहीं। अब बताओ, फॉर्मूले से बता दो, चाहे चाहे फिगर देख के बता दो, कितना होगा करंट? 0 यानी अब हमारा मटेरियल क्या बन गया? अब हमारा मटेरियल बन गया इंसुलेटर। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ सिलिकॉन क्या है, वेदर सिलिकॉन विल, अगर सिंपल क्वेश्चन सुनिए मेरा, सिलिकॉन क्या है, वेदर इट इज अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर। सिलिकॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता, तो क्या बोलोगे? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। श्योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। it can behave as a conductor also, it can behave as an insulator also। जब जरूरत पड़ेगी वो मेरे पे डिपेंड करेगा, गर्म कर दूंगा कंडक्टर बन जाएगा, ठंडा कर दूंगा इंसुलेटर बन जाएगा।
लाइट डालूंगा कंडक्टर बन जाएगा, अंधेरे में रखूंगा इंसुलेटर बन जाएगा। दैट इज द स्पेशलिटी अबाउट सेमीकंडक्टर। बताइए चलिए क्या डाउट है, इसको आपको रिवाइज ट्रांजिशन क्या होगा? अगली क्लास से पहले अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्लास में बस ज्यादा काम नहीं दे रहे, बस 15 मिनट अगली क्लास शुरू होने से पहले जो कुछ आज पढ़ाया है उसको लिख लो, और वो वही चीज अगली क्लास शुरू होने से पहले 15 मिनट पहले उसको बस एक बार पढ़ लेना, सब कुछ 100% समझ में आएगा। बस उतना 15 मिनट का काम आपको मैं दे रहा हूं। हाँ क्या कह रहे हो, बोलो। सर ड्यूरिंग ट्रांजिशन कैसे हो, तो एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, तो सर फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन को ऊपर एक्साइट करके छोड़ देते थे तो ट्रांजिशन कैसे होता था, धीरे 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 आता था। क्या होता था, ऊपर से नीचे आ जाता था, लाइट एमिट कर देता था, तो ये भी वही होगा, ऊपर से नीचे आएगा लाइट एमिट कर देगा, ऊपर से नीचे आ गया, बात खत्म, नीचे आ गया, अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई होल नहीं है, बस आपने इसको हीट करके ऊपर भेजा, हीट करना बंद कर दिया तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आ जाएगा, जब जंप करके नीचे आएगा वो अपनी एनर्जी को लाइट की फॉर्म में रेडिएट कर देगा, नीचे आ जाएगा। अब नीचे आ गया, मटेरियल अब इंसुलेटर बन गया। ठीक है, चलिए बताइए, थोड़ा सोचिए, कोई डाउट है अब आप लोगों के मन में अगर है तो पूछ लीजिए कि कैसे ये मटेरियल कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, मेरे हीट सप्लाई करने पे डिपेंड करता है। सर होल कैसे ट्रांसफर होता है वो बता दो। होल पे कौन सा चार्ज सर प्लस किस तरफ जाना चाहेगा, नेगेटिव के पास। नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा। अब थोड़ा और डिटेल में तुम अगर सोचोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा होल का मूवमेंट कैसे होता है। अब जैसे सपोज करो मैं तुम्हें कहता हूँ यहाँ पे ये 4 चेयर, ठीक है ना, इन चारों पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ, चारों पे एक एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ, क्या ये लोग मूव कर सकते हैं अभी? सर अभी नहीं कर नहीं। सकते, ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाली कुर्सी भी भरी हुई है, ये वाली कुर्सी भी भरी हुई है। और सपोज करो मैं कहता हूँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया, यहाँ क्या आ गया, होल। होल आ गया। अब इस बैंड में मूवमेंट हो सकता है, अब ये होल मूव करके इधर जा सकता है। कोई कहता है होल इधर कैसे जाएगा, देखना क्या होगा, होल इधर कैसे मूव करेगा। कोई कहता है ना ये हमने कहा था इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, नीचे होल आ गया, अब ये होल कैसे मूव करेगा, बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है। इलेक्ट्रॉन तो चलो आपको समझ में आता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो मूव करेगा, पर ये होल, होल तो खाली चेयर है, खाली चेयर कैसे, होल कोई चीज थोड़ी ना थी, होल तो वो खाली चेयर थी। अब ये खाली चेयर कैसे मूव करके जाएगी, देखिएगा, हमने कहा था ना इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और होल इधर जाएगा, अब ये होल इधर कैसे जाएगा, थोड़ा सा सोच सकते हो, ये खाली चेयर यहाँ कैसे आएगी या खाली चेयर यहाँ कैसे आएगी? इलेक्ट्रॉन से पहले इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो। ये सोचता है इलेक्ट्रॉन, यार मेरे साथ वाली कुर्सी खाली पड़ी है, मैं वहां शिफ्ट हो जाता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, अब ये होल यहाँ आ गया, अब ये सोचता है यार मेरे साथ वाली कुर्सी खाली है, क्यों ना मैं उधर चला जाऊं, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और ये होल यहाँ आ गया, तो देखो ये होल इधर शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे ही मैंने बताया ना, होल शिफ्ट होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाता है। बेसिकली इनडायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके अपनी चेयर बदल रहे हैं, वो कह देखने में हमें लग रहा है कि होल शिफ्ट हो गया, तो स्लो प्रोसेस, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी कम है, तभी हमने सिंबल अलग अलग यूज। इसको ऐसे नहीं करना, ये तो अपना आराम से आगे जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी ज्यादा है। होल जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर ये उसकी जगह जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, ये उसकी जगह जाएगा, एक एक करके फ्लो करेगा, तो इसलिए इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ी कम होती है। समझ में आया होल कैसे शिफ्ट करता है पोजीशन? यस सर। और बताइए क्या डाउट?